हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जाम एज पर। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वेब के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है 38 नेशनल गेम्स, उनका उद्घाटन हुआ है देहरादून में। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 38 नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया है एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि देहरादून उत्तराखंड में। ये इनॉग्रेशन उन्होंने जो उत्तराखंड स्टेट है उसके 25th फाउंडेशन डे के दिन किया था। तो इस बार के जो नेशनल गेम्स हैं वो 11 शहरों में होने वाले हैं फ्रॉम 28 जन टू 14 फेब। और इस बार की जो थीम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है इस न्यूज़ में से, वो है ग्रीन गेम्स। जैसा कि आपको पता है आजकल हर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, तो इसलिए थीम भी जो है इस बार की वो ग्रीन गेम्स रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन जो है वो 35 रहने वाले हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि योगा और मलखम्ब, जो कि इंडिया के सबसे पुराने स्पोर्ट्स में से एक है, उनको इंक्लूड किया गया इस नेशनल गेम्स में। तो इस बार इस न्यूज़ में से, ओवरऑल जो न्यूज़ है उसमें से मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि 38th एडिशन था नेशनल गेम्स का, होगा रहा है इनॉग्रेशन का हुआ देहरादून उत्तराखंड में। किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसकी थीम ग्रीन गेम्स, साथ ही टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 35, और जो पहली बार इंक्लूड हुए हैं योगा और मलखम्ब। ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, जैसा कि आपको पता है, हमारा एक नॉर्दर्न स्टेट है। इस आ, इसके जो सीएम है, करंट सीएम है, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर जो है वो गुरमीत सिंह जी हैं। इसकी दो कैपिटल्स है, एक तो विंटर की होती है जो कि है देहरादून, और समर में बारिसिंग। और यहाँ पे दो फेमस टाइगर रिजर्व भी हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने CSIR IITR की डायमंड जुबली को कमोमरेट किया है लखनऊ यूपी में। तो हाल ही में जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है, इसका 60th एनिवर्सरी मनाया गया, जिसको कमोमरेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन फॉर इंडियन आर्मीज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो इंडियन आर्मी का ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसके लिए 10,000 करोड़ के एम्यूनेशन को अक्वायर करने का अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। और इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने ये जो अप्रूवल है 10,000 करोड़ का वो दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो टाइप के एम्यूनेशन, जो कि है पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम और एरिया डिनायल म्यूनिशंस, इनको अक्वायर किया जाएगा। और ये जो एम्यूनेशन है उनको MIL, जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो कि पुणे में बेस्ड है, और नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर बनाना है। तो इसमें बस ये याद रख लीजिएगा कि 10,000 करोड़ का
अप्रूवल मिला है। और किस डिफेंस की कौन सी पार्ट के लिए दिया गया, वो है इंडियन आर्मी की। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, उसने ओएनडीसी के साथ मिलके 277 करोड़ के इनिशिएटिव लॉन्च किया। 5 लाख जो स्मॉल बिजनेस है उनको एम्पावर करने के लिए। ये जो लॉन्च है वो टीम इनिशिएटिव जो है, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, उसके अंडर में हुआ है। इसका जो मेन फोकस है, जो इस इनिशिएटिव का जो मेन मकसद है, वो ये है कि जो हमारे एसएमईज हैं, इंडिया के जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको ओएनडीसी में जोड़ा जा सके। ओएनडीसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया का। उस पे ये जो एमएसएमई है उनको लिस्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया। इस इनिशिएटिव का जो बजट है वो है 277.35 करोड़। ये 3 साल का है। और इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें 50% जो टारगेटेड एंटरप्राइजेज है वो वुमेन बेस्ड होने वाले हैं। तो 5 लाख तो टोटल टारगेट है कि 5 लाख एंटरप्राइजेस को ऑन बोर्ड करना है ओएनडीसी पे। उसमें से भी 50% जो है टारगेट है कि वुमेन लेड हो। यूनियन मिनिस्टर जो है फिशरीज के, राजीव रंजन सिंह जी, उन्होंने इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो सिक्किम में लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला फिशरी क्लस्टर है, वो भी ऑर्गेनिक। तो उसको अभी हाल ही में सिक्किम में लॉन्च किया गया। और राजीव रंजन जी यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के। इन्होंने ये जो क्लस्टर है वो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में लॉन्च किया। ये जो लॉन्च है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट में 2025 जो कि गुवाहाटी आसाम में हुआ था, इसके दौरान किया गया था। और इसमें जो मेन की स्टेक होल्डर है जिसने ये डेवलपमेंट जो देखा है फिशरीज का और एक्वाकल्चर का सिक्किम में, वो नाबार्ड है। तो नाबार्ड इसमें की स्टेक होल्डर है इसके डेवलपमेंट में। तो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का लॉन्च हुआ सिक्किम में, वो भी सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। रामसर साइट हमने काफी सुना होगा न्यूज में। रामसर साइट में हाल ही में 4 नए वेटलैंड इंडिया के उनको शामिल किया गया। इसमें से 2 तमिलनाडु में, एक झारखंड और एक सिक्किम में। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि रामसर साइट में 4 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। और इसके बाद इंडिया के टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो 89 हो जाएंगे, जो कि इसके बाद इंडिया थर्ड रैंक पे आ गया इन द नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। नाम हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। बर्ड सेंचुरी है, 2 बर्ड सेंचुरीज हैं सॉरी, तमिलनाडु की, और सिक्किम का एक वेटलैंड है, और उद्धव लेक है झारखंड की। तो इनको इन चारों प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है। और सिक्किम और झारखंड में उनको पहला रामसर साइट मिला है। इन दोनों स्टेट्स ने पहला रामसर साइट पाया है अपना। इंडिया एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है इंडिया के पास, और ग्लोबली जैसा कि मैंने बताया 3rd नंबर पे। फर्स्ट पे यूके है और सेकंड पे मैक्सिको। देख सकते हैं इनके पास तो इंडिया का ऑलमोस्ट डबल रामसर साइट्स है। यूके के पास 176 और मैक्सिको के पास 144। और उसके बाद इंडिया आता है
89th पे। तो ये टोटल नंबर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी इंदौर में मिति, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ मिलके एग्री हब, एक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एग्रीटेक। एग्रीटेक होता है एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए एग्रीटेक कहा जाता है। तो आईआईटी इंदौर और मिति ने मिलकर एक एग्री हब लॉन्च किया है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो एआई की मदद से, एआई और मशीन लर्निंग की मदद से जो किसान है हमारे, उनकी मदद करेगा टू एड्रेस द क्रिटिकल एग्रीकल्चर चैलेंजेस। जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे आप जानते होंगे, खेती में कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं है, या फसलें खराब हो जाती है। तो ये सारे जो चैलेंजेस होते हैं, एक फेस करता है फार्मर, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो कि ये एग्री हब जो है वो करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसको फंड मिल रहा है मिनिस्ट्री से, मिति से, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका जो टेन्योर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो 5 साल रहने वाला है। और जो प्रोजेक्ट के जो लीड होंगे वो होंगी प्रोफेसर अरुणा तिवारी और प्रोफेसर पवन कांकर। ये दोनों ही आईआईटी इंदौर की फैकल्टी हैं। तो ये दोनों इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाली है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने हाल ही में अपनी कॉम्बैट रेडीनेस, मतलब कितना वो प्रिपेयर्ड है, इस लेवल की उनकी प्रिपेयरनेस है फॉर वॉर या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, उसके लिए कितना ये लोग प्रिपेयर्ड हैं, उसके लिए ट्रोपिक्स 25 उसको कंडक्ट किया था। ट्रोपिक्स एक एक्सरसाइज होती है, इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इसको कंडक्ट किया था इंडियन आर्म फोर्सेस में, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों शामिल थी। और ये कहाँ हुआ था? इंडियन ओशन में करा गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसको इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया कि आईबीसीए, वो एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आईबीसीए क्या है? आईबीसीए का इंडिया में लॉन्च हुआ था, जैसे कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आईबीसीए को लॉन्च किया गया था 2023 में, जो कि 50th एनिवर्सरी जो थी इंडिया की, इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर की, उसकी 50th एनिवर्सरी पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने आईबीसीए का को लॉन्च किया था। आईबीसीए एक अलायंस है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलायंस कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए डिफरेंट कंट्रीज का, जो कि जो 7 बिग कैट स्पीसीज है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इन सातों को कंजर्व करने में मदद करेगा। अभी करंट में 27 कंट्रीज हैं आईबीसीए की मेंबर्स। तो इस आईबीसीए का जो मेन मोटिव है वो इन 7 बिग कैट स्पीसीज है, उनको प्रिजर्व करना है। और Feb 24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
इसका अप्रूवल दे दिया था कि IBCA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में बनाया जाए, और इसको एक सपोर्ट भी दिया था ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ इसका सपोर्ट भी दिया गया था। ये जो कहते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो बजट था, बजटरी सपोर्ट है, वो 5 साल के लिए दिया था। इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है हाल ही में हरियाणा में। हरियाणा का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है। वहाँ पे इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ, और इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर राजेश गोखले, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो राजेश गोखले जी ने इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है फरीदाबाद हरियाणा में। इस फेरेट रिसर्च में होता क्या है कि फेरेट्स को एनिमल मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। कई डिजीजेस भी होती हैं, अलग अलग डिजीजेस का, कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या अफेक्ट होता है, उसको चेक करने के लिए ये फेरेट रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होगा, जो बीमारी है, जैसे देखा होगा आपने कोविड-19 आया हुआ, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही हमला करता है, तो ऐसी बीमारी है उनकी वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत काम आने वाला है। हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इसने 26 फाउंडेशन डे मनाया है अपना। तो 3 फेब को तो इनकोइस है, जो कि अर्थ सिस्टम एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में, उसने अपना 26 फाउंडेशन डे मनाया है। और ये कहाँ मनाया गया था? तेलंगाना। तेलंगाना में मिथचल मल्काजगिरी जगह है, वहां पे इसका 26 फाउंडेशन डे मनाया गया। IICA और CMAI इन दोनों ने MOU साइन किया, जो इंडिया का कार्बन मार्केट है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसने MOU साइन किया है कार्बन मार्केट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। ये जो MOU है, इसका जो मेन मकसद है इंडिया का कार्बन मार्केट उसको बढ़ावा देना है। और ये जो MOU साइन हुआ है वो इंडिया क्लाइमेट वीक 2025 जो कि हाल ही में न्यू दिल्ली में हो रहा है। फेब 3 से फेब 7 तक हुआ था न्यू दिल्ली में। तो इसके दौरान ही ये MOU साइन किया गया था। यूनियन मिनिस्टर है हमारे शिवराज सिंह जी, इन्होंने हाल ही में एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया, वाटरशेड यात्रा। वाटरशेड यात्रा वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या हुआ है, लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, वाटरशेड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें क्या करना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये वाटरशेड यात्रा शिवराज सिंह जी ने लॉन्च किया। ये जो कैंपेन है वो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके अंडर में ऑलमोस्ट 5 से 6 सब स्कीम्स भी आ जाती हैं। और इसमें क्या होता है,
कि जो भी फार्मर हैं उनको बताया जाता है कि कैसे किन किन तरीके से वो अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी जो होती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आपने अगर पढ़ा हो, एक स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उसमें क्या होता है, जो पानी है पूरे फसल में बहाने की वजह जो रूट्स होते हैं ना उनमें दिया जाता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन जिसको कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन हो गया ना, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सारे जो मेथड्स होते हैं वो सारा जो तरीके होते हैं, ये जो 5-6 स्कीम्स में बता रहा हूँ इसके अंडर में आता है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसके तहत ही ये वाटरशेड यात्रा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस इवेंट में जो हमारे मिनिस्टर साहब है इन्होंने वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता इसका भी उद्घाटन मतलब अनाउंसमेंट किया है। ये थोड़ी न्यूज दी गई है कि कितने डेज के लिए चलेगा और क्या है, कितनी जगहों को कवर करने वाला है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रख लीजिएगा कि जो कैंपेन है उसका नाम क्या है, वाटरशेड यात्रा। अब ये थोड़ा बताया हुआ है वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता के बारे में। ये वही पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप 4P जो है उस मेथड पे बेस्ड होगा। और जो काम होता है इसमें होगा क्या कि बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट एरियाज हैं उनमें जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा या पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा वो उसको असेस किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा स्टेट लेवल पे। और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ही बढ़िया काम कर होगा उन प्रोजेक्ट्स को 20 लाख का एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे ना, परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्ट्स, उनको 20 लाख रुपए ये पर प्रोजेक्ट है वो दिया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के लिए 70 करोड़ भी असाइन किए गए हैं और जो वैल्यूएशन है वो अप्रैल 2025 में किया जाने वाला है। गुनिया जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उसने HAT डिजीज जो कि ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइकोनोमाइसिस डिजीज है, HAT, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, उसको एलिमिनेट कर लिया है। ये WHO की एक रिपोर्ट में बताया गया। इस न्यूज में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना याद रख लीजिएगा कि WHO ने हाल ही में अनाउंस किया कि HAT डिजीज दुनिया ने एलिमिनेट कर लिया और ये अफ्रीका का एक कंट्री है। सिमिलरली नाइगर अफ्रीका का पहला कंट्री बना है जिसने एलिमिनेट करा है ऑन्कोक्राइसिस। ऑन्कोक्राइसिस रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो अफ्रीका का पहला स्टेट है, कंट्री है, सॉरी पहली कंट्री है नाइगर जिसने ये डिजीज को एलिमिनेट करा। इसके साथ ही दुनिया में ऐसी 4 ही और कंट्रीज हैं जिन्होंने कंफर्म करा है, मतलब जहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है कि उन्होंने ये डिजीज को एलिमिनेट कर दिया। पहली कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और अब 5th बनी है नाइगर। और इसका वेरिफिकेशन जैसे कि ऑब्वियसली बात है कि WHO के द्वारा किया जाता है। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला और ट्विटर जिसको आजकल एक्स नाम से जाना जाता है उन्होंने मिलके अनाउंस किया है कि एक्स कॉर्पोरेशन और वीजा ने पार्टनरशिप की है उनका पहला डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए और उसका नाम है एक्स मनी।
तो ये जो एक्स मनी है, ये एक्स कॉरपोरेशन जो कि पहले ट्विटर था, उसने और वीसा ने मिलके ये एक्स मनी लॉन्च किया। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड, इसको GAL भी कहते हैं, उसने यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव जो कि है सस्टेनेबल एविएशन को प्रमोट करने के लिए, उसको ज्वाइन कर लिया। तो GMR एयरपोर्ट्स इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। आप कई बार जब एयरपोर्ट्स पे विजिट करेंगे ना, तो GMR लिखा हुआ रहेगा आपको सब। तो ये जो है GMR कंपनी, उसने UNGC के सस्टेनेबल एविएशन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। इसमें होगा उसने बेसिकली वही है कि इसके बाद कमिटमेंट देगा कि जो भी 10 प्रिंसिपल हैं UNGC के, जिसमें ह्यूमन राइट्स, लेबर, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन, और उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। और उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत अलाइन किया जाएगा अपना पूरा काम, प्लस प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो यही सब होना है। हाल ही में 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया मालदीव की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इक्वेरिन। तो इक्वेरिन जो है इंडिया मालदीव की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका 13th एडिशन अभी हाल ही में हुआ था। वो मालदीव में हुआ है। तो इंडियन आर्मी और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है, तो वो दोनों मिलके ये ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज होस्ट करेंगे। तो इक्वेरिन नाम है इसका। ये बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। ये एनुअल एक्सरसाइज है। ये 2009 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। फर्स्ट टाइम 2009 में हुई थी, और हाल ही में इसका 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था मालदीव में। इक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। पनामा पहला देश बना है, पहला लैटिन अमेरिकन देश बना है जिसने चाइना के BRI इनिशिएटिव, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे एग्जिट हो गया। तो हाल ही में प्रेसिडेंट है जिनका नाम हो गया होजे राउल मुलियनो क्विंटेरो। उन्होंने अनाउंस किया कि पनामा जो इसका चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करने वाला है। और ऐसा करने के बाद ये पहला लैटिन अमेरिकन देश बना है जिसने इस इनिशिएटिव से विड्रॉ करा। BRI जो इनिशिएटिव है, इसका लॉन्च 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था, और अभी इसमें 140 कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो पनामा पहला देश बना है, लैटिन अमेरिकन देश सॉरी, इसने BRI से एग्जिट किया। यूनिसेफ ने हाल ही में नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड अडोलेसेंट रोड सेफ्टी रोड मैप दिया है इंडिया के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में एक मेजर इशू है रोड एक्सीडेंट्स का, और हर साल लगभग 10% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 10% है वो बच्चों के होते हैं, एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनके होते हैं। तो उसको कम करने के लिए यूनिसेफ ने रोड मैप बताया। इस का नाम है नेशनल रोड मैप टू एड्रेस रोड ट्रैफिक इंजरीज अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन इंडिया। तो ये इस रिपोर्ट का नाम है, और इसको नीमहंस बैंगलोर में लॉन्च किया गया था।
जो रोड तक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पीएनबी मेटलाइफ, इन्होंने पार्टनर किया है, जो एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप है बेसिकली। जो भी लाइफ इंश्योरेंस का एक्सेस है उसको इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पीएनबी मेटलाइफ, इन्होंने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसने अभी 830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाया है फ्रॉम आईएफसी। आईएफसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये 830 करोड़ जो है वो एनसीडीज के द्वारा उठाए गए हैं। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बेसिकली होता क्या है, पहले तो देखिए डिवेंचर्स क्या होते हैं। डिवेंचर्स, अब जैसा कि आपको पता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा 3 तरीके से कंपनी उठा सकती है। या तो बैंक से जाके लोन ले ले पर उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या तो पब्लिक में अपने शेयर्स बेचे, जैसा कि आप जानते हैं आईपीओ आते हैं जो बहुत ही टीडियस हो जाता है। या तो दूसरा तरीका होता है डिवेंचर्स का। डिवेंचर्स में क्या होता है कि एक तरह से एक तरह का कर्जा है, ये कर्जा है। आपको पता है कि कंपनी अच्छी है तो, पर उस कंपनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप एक तरह से एक लोन दे रहे हैं उस कंपनी को, उसको डिबेंचर्स कहा जाता है। डिबेंचर्स 2 तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है कि एक बार आपने लोन दे दिया कंपनी को, मेच्योरिटी पे वो कंपनी जो डिबेंचर्स है उतनी वैल्यू की आपको शेयर दे देगी। ये पूरा पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें बताया जाता है कि कितने के क्या शेयर्स मिलेंगे, क्या होगा उनका वैल्यू। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में आपने बैंक को कंपनी को मान लीजिए 1,000 रुपए दे दिए, हर साल आपको कंपनी 10% की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, और जब मेच्योरिटी होगा तो आपके 1,000 रुपए वापस कर देंगे। उसमें आपका कोई ओनरशिप नहीं होगा कंपनी पे, और किसी भी तरीके आप बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। बेनिफिट्स एज इन जो भी शेयर होल्डर या बैंक्स को जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। तो इन्हीं एनसीडीज के द्वारा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस ने 830 करोड़ रेज किए हैं फ्रॉम आईएफसी। एयर इंडिया और केन्या एयरवेज ने एक पार्टनरशिप की है, कोड शेयर पार्टनरशिप टू एक्सपैंड कनेक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पैसेंजर्स हैं जो कि केन्या एयरवेज में ट्रैवल कर रहे हैं या एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूएस से आके केन्या में उतरे फिर उसको इंडिया में, तो वो एक ही टिकट पे, उसको अलग अलग टिकट बुक करने की वजह से वो एक ही टिकट पे पूरी अपनी जर्नी बुक कर सकता है। वो कोड शेयर पार्टनरशिप के अंडर में होता है। एयर इंडिया के टोटल 16 कोड शेयर एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं, तो इसमें बस ये याद रख लीजिएगा, एयर इंडिया और केन्या एयरवेज ने कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी जो है, उन्होंने हाल ही में जो स्टार्टअप चैलेंजेस हुए थे वसुधा और अविन्या 25, इनके विनर्स अनाउंस किए गए।
ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, ये एनर्जाइज इंडिया कैटलाइजिंग ग्रोथ थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन कॉन्क्लेव, इस इवेंट के दौरान ये अनाउंसमेंट किए गए। ये जो इवेंट है वो ओएनजीसी ने ऑर्गेनाइज करा था अपने हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और अविन्या का जो विनर है वो है उर्जनव सी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई बेस्ड है। वसुधा के जो विनर है वो है लैटिन एनर्जी पार्टनर इनकॉर्पोरेशन, जो कि पैराग्राफ यूएसए में बेस्ड है। तो वसुधा एक इंटरनेशनल कंपटीशन था और अविन्या नेशनल लेवल पे था। तो उसके विनर है उर्जनव सी प्राइवेट लिमिटेड, और वसुधा के हैं लैटिन एनर्जी पार्टनर इनकॉर्पोरेशन। अहमद अल शरा, इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है सीरिया का। तो हाल ही में सीरिया ने अपने एक इंटरिम प्रेसिडेंट अनाउंस किए हैं, अहमद अल शरा। ये सक्सीड करेंगे बशर अल असद को। तो इस न्यूज में बस नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं। सीरिया के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो है अहमद अल शरा, और कैपिटल डमास्कस, करेंसी सीरियन पाउंड। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, अहमद अल शरा। ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड टाइम आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। तो तीसरी बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने ये आईसीसी का जो इवेंट था वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी उसको जीता है, और ये लगातार तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने ये इवेंट जीता है। और इस कंपटीशन में ऑस्ट्रेलिया के 39 पॉइंट थे और इंडिया के 37 थे। तो इंडिया सेकंड आया था। और जो ट्रॉफी टूर्नामेंट हुआ था उसकी जो टॉप 6 टीम्स हैं, जो भी पॉइंट टेबल में टॉप 6 टीम्स थी, उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला है 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और 2025 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है। उसमें 6 टीम्स को डायरेक्ट एंट्री मिली है, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप उसका 23rd एडिशन अभी होने वाला है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो हाल ही में उसका जो ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट है उसको अनवील किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एलिफेंट है जो कि इस चैंपियनशिप का मैस्कॉट है, और लोगो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो मैस्कॉट का नाम रखा गया है गजा वीरन। ये इस चैंपियनशिप का, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसका मैस्कॉट है। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग गोल्ड मेडलिस्ट, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ग्रेग बेल उनका नाम था, और वो एथलेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में। उनका पूरा नाम था ग्रेगरी कर्टिस बेल, उनको ग्रेग बेल भी कहा जाता था। ये अमेरिका के लॉन्ग जंप एथलीट थे और ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है। उनका हाल ही में 94 की एज में निधन हो गया। उन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स गेम जो थे उसमें लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। एनपीसीआई ने अपने जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन आईडी है उसके लिए एक नए रूल लॉन्च किए हैं। इनकी जो नए नियम है वो फेब
2025 से लागू हो जाएंगे। तो इन नियम्स में क्या है, नियम में क्या है कि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे @ हैश डॉलर परसेंटेज और जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको आ, नहीं लगा पाएंगे अब अपने यूपीआई आईडी में। तो अब यूपीआई आईडी में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम 1 2 3 4 ऐसे, बस इन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है। गरुड़ा एरोस्पेस जो कि एक डिफेंस स्टार्टअप है इंडिया का, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, उसने हाल ही में अनाउंस किया कि वो एक 100 करोड़ का ड्रोन सिटी उसको डेवलप करेगा और ये इंडिया का पहला ड्रोन सिटी होगा जो लॉन्च होने वाला है और ये आंध्र प्रदेश में होने वाला है। तो ये गरुड़ा एरोस्पेस ने अनाउंस किया और इसका जो ड्रोन सिटी की जो प्रपोज साइट है वो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में और वक्कल विलेज, वहां पे ये ड्रोन सिटी बनाया जाना है। सिडबी और टिडसिया ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है जो भी लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। टिडसिया क्या है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन, उसने सिडबी के साथ मिलकर टाई अप किया है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। फिनवासिया और यस बैंक इन दोनों ने मिलके एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम जंप है। जंप जो ऐप है वो एआई बेस्ड है और उसका जो मेन फोकस है, जो मेन टारगेट कस्टमर्स है वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज के ऑनलाइन शॉपर्स हैं। उनको एक कन्वीनियंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस देने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। आरबीआई ने हाल ही में $5.1 बिलियन इंजेक्ट करें थ्रू एफएक्स स्वैप। एफएक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ऑक्शन। इसके द्वारा आरबीआई ने हाल ही में $5.1 बिलियन की लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में इंजेक्ट करी है। तो ये जो ऑक्शन हुआ था वो ऑब्वियसली बात है ओवर सब्सक्राइब हुआ था। जो ऑक्शन था वो $5.1 बिलियन के लिए था, पर जो बिड्स है वो $25.5 बिलियन के लिए आ गई थी। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वो बिड की गई थी। अवधा ग्रुप जो कि मुंबई बेस्ड है उसने कैसल के साथ टाई अप किया है टू डेवलप इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट उड़ीसा में। तो अवधा और कसल ने मिलकर एक टाई अप किया है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जो होता है उसको बनाया जाएगा और ये गोपालपुरा उड़ीसा में बनाया जाने वाला है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1500 टन पर डे की होगी। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट होने वाला है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में एक जो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स है उसमें एक पार्टनरशिप उसका सिग्नेटरी बना है इंडियन ओवरसीज बैंक। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल क्या करते हैं कि इसके जो सिग्नेटरीज होते हैं उनके लिए फिर मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी उनके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो भी उस कंपनी में काम हो रहा है उसके कारण जो भी ग्रीन हाउस लिमिट वो निकाल रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना, उसको मेजर करना।
तो ऐसा करने वाला इंडिया का पहला बैंक बना है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उसको हाल ही में $50 मिलियन का लोन मिला है फ्रॉम आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक सिस्टर पार्टनर है। उसने $50 मिलियन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को लोन के तौर पे दिए हैं। और इस लोन का जो मेन पर्पज है वो वुमेन बोरोवर्स जो है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना। और इस फंडिंग का जो मेन एम है वो ये है कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल एक्सेस मिल सके। और जो टारगेट है वो 3 से 4 मिलियन वुमेन बोरोवर्स है। और इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर बेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करना मेन फोकस है। आरबीआई ने हाल ही में एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है और टेस्टिंग ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का लॉन्च किया। और ये जो सैंडबॉक्स है उसकी थीम है रिटेल पेमेंट। इसके अंडर में ये लॉन्च हुआ है और इसके लिए एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड उसको सिलेक्ट किया गया फॉर द टेस्ट फेज ऑफ दिस इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशिया के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी शिप क्रूज मिसाइल। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने रशिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए। इससे क्या होगा कि इंडियन नेवी की जो सबमरीन है उनका कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है वो इनहेंस हो जाएगा। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज उसको इनहेंस करने के लिए ये क्रूज मिसाइल्स का को इंडिया खरीदेगा। 1% क्लब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है शरण हेगड़े, उनका स्टार्टअप है 1% क्लब। वो पहला इन्फ्लुएंसर फर्म बना है जिसको सेबी का RIA लाइसेंस मिला है। RIA का मतलब होता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इसको पाने वाले 1% क्लब पहली फर्म है, इन्फ्लुएंसर फर्म, और इसके फाउंडर है शरण हेगड़े। नाफेड ने हाल ही में 2000 करोड़ का लोन दिया है। एक डेटा सेंटर है, मुंबई बेस्ड डेटा सेंटर है, उसके लिए उसको नाफेड ने ये 2000 करोड़ का लोन दिया है। डेटा सेंटर का नाम है ग्रेमेसरी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड और ये ब्लैकस्टोन के द्वारा इस डेटा सेंटर को बैकिंग मिल रही है। तो उसको सेटअप करने के लिए नाफेड ने 2000 करोड़ का लोन दिया और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मिड 2025 में स्टार्ट होने की उम्मीद है। और ये जो ग्रेमर्सी है उसका ये सेकंड डेटा सेंटर है इन न्यू मुंबई। बीकॉन ने हाल ही में जो NRIs है, कनाडा बेस्ड जो NRIs है, उनके लिए इंडिया बिल पे नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च की है। इससे क्या होगा कि जो भी NRIs हैं कनाडा में, वो डायरेक्टली अपना इंडिया में जो भी बिल होता है उसको कनेडियन डॉलर्स में पे कर पाएंगे यूजिंग द बीकन मनी एप्लीकेशन। और ऐसा करने में बीकन पहली ऐसी नॉर्थ अमेरिकन कंपनी बनी है जो भारत कनेक्ट में इंटीग्रेट हुई है।
आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अनाउंस किया था। उसके अनुसार जो पेमेंट इंडेक्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो बढ़ के 445 से बढ़ के 465 हो गया है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 को। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% से बढ़ा है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के 5 की पैरामीटर्स होते हैं। इन 5 पैरामीटर्स का एक एवरेज लेके ये रिपोर्ट जो है इंडेक्स है वो अनाउंस किया जाता है। इसमें पहला है पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, और एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो इन 5 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है ये इंडेक्स। पेमेंट परफॉर्मेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 45% है। और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका वेटेज है 5%। हाल ही में नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में 127 प्रोजेक्ट्स उनको अप्रूवल दिया है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनकी टोटल वैल्यू 903 करोड़ है। उसको नाबार्ड ने अप्रूवल दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। यूएस नेवी ने हेलियोस लेजर वेपन का टेस्ट फायरिंग करा है, सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग कर लिया। इसका जो मेन पर्पस था वो उनकी यूएस की जो नेवल ऑपरेशंस है उसको स्ट्रेंथन करना था। और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। वो इस हेलियोस नाम से उसका टेस्ट किया गया। हाल ही में मेंस हॉकी इंडिया लीग हुई थी, तो उसको सराची रार बंगाल टाइगर्स इन्होंने पहली बार जो मेंस हॉकी इंडिया लीग है पहली बार ये टाइटल जीता है। और ये 6th एडिशन था इस टूर्नामेंट का। तो सराची रार बंगाल टाइगर्स ने पहली बार जीता है बाय डिफीटिंग हैदराबाद तूफान्स। और ये जो टूर्नामेंट था वो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला उड़ीसा में है वहां पे हुआ था। इस टूर्नामेंट के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे जो टॉप स्कोरर थे वो जगराज सिंह विनिंग टीम के थे, और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो थे सुखजीत सिंह जी, ये भी सराची राव बंगाल टाइगर के थे। रोमानिया की एक टेनिस प्लेयर है सिमोना हेल्प, इन्होंने हाल ही में 33 की एज में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी हैं और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 है। इन्होंने हाल ही में अपना प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट घोषित कर दिया। उड़ीसा के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम का जो उद्घाटन किया है। ये स्कीम रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है। उसका भी स्कीम को इनॉग्रेट किया गया है और जो बजट है स्कीम का वो 5,000 करोड़ है और ये 5 साल के लिए रहने वाली है। स्कीम का जो मेन एम है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना रूरल विलेजेस का, उसको एनहांस करना, प्लस कनेक्टिविटी जो होती है रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी उसको इम्प्रूव करना स्कीम का
मेन फोकस है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनिशिएट किया है। इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट रखी गई है। सब 1 मेगावाट है और ये दबोता जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ये हाइड्रोजन प्लांट बेस्ड है। ये जो हाइड्रोजन प्लांट है ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर 9 करोड़ में तैयार किया। हाल ही में यूएस में 67th ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे। तो ग्रैमी अवार्ड, जैसा कि आपको शायद पता हो, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको अवार्ड किया जाता है। जैसे जो बेस्ट होते हैं उनको अवार्ड किया जाता है ग्रैमी अवार्ड्स। तो इस इवेंट में जो इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट हैं चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, उन्होंने अपना पहला ग्रैमी जीता अंडर द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम त्रिवेणी। तो इनको त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। और इसी इवेंट में एमी एलन, जो कि यूएसए की सॉन्ग राइटर है, उन्हें सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल कैटेगरी में ग्रैमी मिला है। और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है इस इवेंट के इतिहास में। जो इवेंट है वो crypto.com अरीना, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बेस्ड है, वहां पे हुआ था। तो ये याद रख लीजिएगा, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन वोकलिस्ट हैं, उनको त्रिवेणी जो उनका एल्बम है उसके लिए ये ग्रैमी मिला है। इसरो ने एक फीस्ट नाम का सॉफ्टवेयर अनवील किया है एट आईआईटी हैदराबाद। तो इसरो ने हाल ही में फीस्ट, जो इसका सॉफ्टवेयर है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसका लेटेस्ट वर्जन उसको अनवील किया था एट आईआईटी हैदराबाद, जो हैदराबाद तेलंगाना में। और ये 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स इस इवेंट में ये लॉन्च किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2025 ये 4 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये 5th एडिशन था ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी का। यूके बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, उसने एक ऑनरी डॉक्टरेट दिया है नोवेल टाटा जी को। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने नोवेल टाटा जी को एक ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा है। जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है जाक्सा ने हाल ही में मिचिबिकी 6, जो उसका नेविगेशन सैटेलाइट है, उसको लॉन्च कर दिया है। तो इसमें इसलिए इस न्यूज में बस इतना पूछ सकते हैं आपसे कि मिचिबिकी 6 जो है वो कौन से देश की सैटेलाइट है। तो वो जाक्सा जो है जापान का, उसकी सैटेलाइट है। सुनीता विलियम जी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। तो सुनीता विलियम जी है
उन्होंने यूएसए का जो 92nd स्पेस वॉक था उसके दौरान ये एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जो सबसे लंबा स्पेस वॉकिंग टाइम है बाय फीमेल एस्ट्रोनॉट। वो करने वाली सुनीता विलियम जी बन गई है। उन्होंने टोटल 62 आवर्स का स्पेस वॉक किया। इंडिया ने हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। तो इंडिया ने जो सेकंड एडिशन था आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का वो जीत लिया है। और फाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को हराया था। और ये जो इवेंट है वो कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। इस इवेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड गोंगारी त्रिशा जी को मिला है। और इसके साथ ही जो अगला एडिशन होना है, जो थर्ड एडिशन होगा अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप का, वो बांग्लादेश और नेपाल में होने वाला है इन द ईयर 2027। इंडिया के जो चेस मास्टर हैं आर प्रज्ञानंदा जी, इन्होंने हाल ही में टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 जीत लिया है। और ये इन जो जीत थी ये इन्होंने डी गुकेश उनको हरा के ये टूर्नामेंट जीता। ये जो टूर्नामेंट था वो नीदरलैंड्स में हुआ था। और इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा जी 2006 के बाद पहले इंडियन बने हैं जिसने ये टूर्नामेंट जीता। और इनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद जी ने ये टूर्नामेंट जीता था। जर्मनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हॉर्स्ट कॉलर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने ये 9th प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, जिन्होंने 2004 से 2010 तक सर्व किया था। और इससे पहले ये आईएमएफ के एमडी भी रह चुके हैं 4 साल के लिए। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 वो ऑब्जर्व किया गया था 2 फरवरी को। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये मनाया जाता है, जो भी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में उनको कमोमरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन पे 2 फरवरी 1971 को जो ट्रीटी थी, रामसर कन्वेंशन की जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी। तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है वो 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। ये जो वीक है इसमें इसका जो मेन एम है प्रमोट करना है पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस अमंग पीपल ऑफ ऑल फेथ। इसके लिए ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। और ये इसका जो पहली बार जो प्रपोज किया था वो किंग अब्दुल्ला जी ने किया था 65th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2010 में जो हुई थी उसमें इसको प्रपोज किया गया था। और जब पहली बार ये वीक 2011 में ऑब्जर्व किया गया था, तो 2011 से ये लगातार हर साल ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। बीसीसीआई ने हाल ही में
जो उसके सालाना अवार्ड्स हैं 2025 के, वो अनाउंस किए गए। तो इन अवार्ड्स में जो बेस्ट क्रिकेटर मेल का जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह जी को मिला है, और बेस्ट क्रिकेटर फीमेल का अवार्ड स्मृति मंदाना जी को मिला। हाल इसी टूर्नामेंट में, इसी इवेंट में, जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था फॉर द ईयर 2024, ये सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया। और इसी के साथ जो इंडिया के स्पिन बॉलर हैं रविचंद्रन अश्विन जी, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उनको भी एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने राजेश निर्वाण जी को अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। राजेश निर्वाण जी, जो कि राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। इसरो के जो एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला जी, वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जाने वाले पहले इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला जी। और इन्होंने हाल ही में नासा की जो एक्ससीएम मिशन 4 जो है उसको पायलट किया था। वो इस मिशन के पायलट थे। एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो कि इस स्पेस स्टेशन पे जाती है, तो उसके पायलट शुभांशु शुक्ला जी थे। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गुनेरी। वो गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। तो गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जीबीबी, इसने हाल ही में अनाउंस किया कि डिक्लेयर किया कि जो गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी है, जो कि गुनेरी विलेज में है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वो गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया। तो इसी के साथ हमने जो फेब के वीक 1 जो था उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज कवर कर ली है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।